व्यूअर्स, ये एक वीडियो आप लोगों के लिए जो फार्मर है उनका 22 साल का तजुर्बा है डेयरी फार्मिंग में। बट अब विद द एज और क्योंकि इनके बच्चे ऑलरेडी जॉब्स में हैं तो एक तो जो फिज़िकल कंडीशंस हैं इनकी वो भी साथ नहीं दे रही हैं। तो काफ़ी इन्होंने तजुर्बा रहा है इनको 22 साल का। इन्होंने 22 साल में क्या क्या जो क्रक्स निकाला आज की डेट में डेयरी फार्मिंग के लिए, वो इनसे कंप्लीट बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो 22 सालों का अनुभव है वो पूछेंगे कैसे शुरुआत हुई और आज की डेट में अगर कोई डेयरी फार्म करना चाहता है तो वो क्या पैरामीटर्स पे और किन बातों को ध्यान में रखते हुए डेयरी फार्मिंग करे। तो ये पहले मैं छोटा सा इनका ये इस तरह से इनका एक ये भी पूरा सेटअप था जो अब खाली है। एक ये सेटअप था और ये सामने भी आपको शेड दिखाई दे रहा था। तो इनके पास कोई 35-40 के आसपास एनिमल्स थे, बट क्योंकि अब फिज़िकल थोड़ी सी इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए इन्होंने एनिमल्स कम कर दिए हैं। आप इनकी ये देखिए जर्सी, ब्लैक जर्सी और ये भी जर्सी, ऑलमोस्ट जर्सी हैं, कुछ मिक्स ब्रीड्स भी हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट इसको वाइंड अप की स्टेज पे है। तो इनसे बात करते हैं क्योंकि बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलेगा। नमस्कार सर, आपको थोड़ी सी ज़ोर से बात करनी पड़ेगी। तो सर अपनी जर्नी बताएं डेयरी फार्म की। अब तो खैर आप उस स्टेज पे। शौक था जी जी कि मैं डेयरी फार्म खोलूँ जी मगर मुझे स्टार्ट नहीं मिला। मैं 84 में कश्मीर से आया जी तो यहाँ आके मैंने सोचा कि मैं अपने गांव में एक डेयरी फार्म खोलूँगा। जी तो उन दिनों स्कीम थी गवर्नमेंट की कि जो मैट्रिक पढ़े हैं 10वीं 11वीं तक पढ़े हैं उनको गवर्नमेंट 25,000 रुपये लोन देती थी। तो मैंने आते ही अप्लाई किया कि मैं आई वांट टू ओपन ए डेयरी फार्म इन माय विलेज। तो धर्मशाला में मेरा इंटरव्यू हुआ तो वहाँ मैंने कॉपी किया कि वहाँ उनने जो लड़के लेने थे तो वो इंडस्ट्री के लिए लेने थे जी तो मैंने फिर वो वहाँ इंटरव्यू में मैं बोला कि मैं इंडस्ट्री खोलूँगा जी। तो उनने बोला किस चीज़ की, मैंने कहा स्पाइसेस की। मैंने वो मुझे रिकमेंड हो गई तो मैंने वो स्पाइसेस की इंडस्ट्री चलाई। तो उसमें मेरा काम थोड़ा नहीं चला तो उसके बाद वो मतलब फ्लॉप हो गया काम। उसके बाद मैंने वो अपना शौक ही रखा वो डेयरी फार्म जी। तो वो मैंने फिर चालू किया। 3 गायों से मैंने स्टार्ट किया जी। मेरे पास मतलब 3 गायें घर मेरे पास गाय मतलब 65 की है। ये 65 से चल रहा है मेरा ये सारी जनरेशन जो है। तो अंकल एक चीज़ बताएंगे क्योंकि 65 में उसी के आसपास शायद इंपोर्ट होके जर्सीज यहाँ आई थी हिमाचल में। आई थी ना हिमाचल में। तो टीका मैंने यहाँ में मेरा तो व्यूअर्स मैं अंकल से एक चीज़ जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जर्सी का ओरिजिन, क्योंकि ये उस टाइम का डेयरी फार्म कर रहे हैं जब जर्सी शायद ताजी यहाँ आई थी। तो वो थोड़ी सी कहानी बताएंगे कब जर्सी और कहाँ से आई थी। ये हमारे पालमपुर में मैंने गाय के लिए टीका लगवाया। यहाँ से मैं गाय पैदल पालमपुर ले गया और वहाँ गाय को टीका लगवाया। कौन सा टीका लगाया आपने? जर्सी का। और कौन सी गाय आपके पास थी? उसने यहाँ लोकल गाय, देसी गाय। ठीक है। अच्छा, उसको टीका लगाया। फिर मुझे एक बछड़ी उस गाय ने दी। और जो आपने जिस बैल का टीका लगाया, ये 65 की आप बात कर रहे हैं, तो वो टीका कहाँ आया था पहले? पालमपुर हॉस्पिटल। और वो टीके कहाँ से आते थे? वो पता नहीं मगर जर्सी नाम था। वो बाहर से आते होंगे। बाहर से ही आते जी ठीक है। तो फिर मैंने वो गाय एक बछड़ी तैयार हुई। फिर मुझे उसके लिए 30 किलो फीड मिलने लगी। फीड क्या मिलती थी? 15 किलो चोकर जी, 7.5 किलो खड़ा जी और 7.5 किलो चने की दाल जी। वो मैं 30 किलो लाता था और उस बछड़ी को मैंने पाला जी। उसके बाद वो बछड़ी पलती रही। फिर मैं कश्मीर चला गया जी। वहाँ के बाद जब आया तो मेरे गाय वो जर्सी की गाय वो नस्ल चली हुई थी जी। तो यहाँ जब आया तो मुझे मेरे पास एक गाय थी जो मुझे 5 साल हो गए थे सूई हुई जी। तो दूध देती थी मगर वो दूसरी बार टीका नहीं लगा था जी। फिर मेरे दोस्त थे डॉक्टर यहाँ मिस्टर मसंद, उनने मुझे उसको मैंने लाया जी मतलब 84 में जी। तो उनको मैंने अपनी स्टोरी मैंने कहा यार ये ऐसे गाय है तो वो 5 साल हो गए वो सूती नहीं है। और कौन सी ब्रीड की गाय थी वो? जर्सी की। ठीक है। तो सूती नहीं है। मैंने कहा दूध देती है ठीक। तो मैंने उसी की वजह से मैंने शौक क्या कहते हैं कि कामधेनु गाय। तो मैं वो कामधेनु समझ के मैंने कहा यार मैं तो पागल हूँ, इधर उधर भटकता हूँ, मुझे तो यही काम करना चाहिए जी। फिर मैंने वो तो उसने मुझे बताया कि ये जर्सी नस्ल जो होती है इनको फीड देनी पड़ती है जी।
फीड दो इनको, तो ये फिर मतलब प्रेगनेंसी में भी होती है ये जी तो आगे चलता है इनका काम। जी तो फिर मैंने फीड की बोरी लाई। पहले हम ये खड़े वड़े ही देते थे, जी 150 रुपये की खड़ा किलो आती थी, और फीड की बोरी मतलब पत्नी 200-300 रुपये की फीड की बोरी आती थी गोदरेज की। तो वो मैंने लाई और इसको फीड देनी शुरू की गाय को। जी। फिर वो उसको टीका लग गया। ये कौन से ईयर की बात है? 84-85। और उस टाइम जब उसको टीका लग गया, उसने बच्चा दिया, तो कितना दूध उस गाय ने दिया आपके पास? वो गाय तो यही उन दिनों मतलब देसी हमारे अपने यहाँ का था, कोई खास मतलब ये नहीं था, मगर 7-8 किलो 9 किलो दूध देती थी उस टाइम की बात उस है। टाइम पे। वेरी नाइस। अच्छा, तो उसके बाद वो काम चल पड़ा मेरा। जी। वो गायें पलने, बछड़ियाँ पलने लगी। जी उसके बाद मैं काम करता था इंश्योरेंस का, इधर उधर भटकता था। फिर उसके बाद वो डेयरी वो बना, मेरा उसका काम बना। उसके बाद जब मेरा ये हो गया, गायें 2 3 4 5 6 7 गायें हो गई, बछड़ियाँ कोई गायें हो गई। उसके बाद मैंने फिर 3 गायें मेरी सुई, तो मैंने 10 रुपये किलो लीटर एक दूध। तो उस टाइम 10 रुपये लीटर के हिसाब से दूध लीटर के बेचा। हिसाब से तो मैंने उस टाइम जो आपकी गायें थी कितना दूध देती थी, जर्सी गाय जो पहले आपने? 8-10 किलो। और जब आपके जैसे 1980 आते आते 90 आते आते कितने दूध वाली गाय आपने अपने पास रखना शुरू कर दी? मेरे पास में तो ये 2-3 गायें थी अच्छा जी। उस वक्त। जी फिर वो धीरे धीरे जब मैंने दूध का काम जब शुरू किया, तो मैंने धीरे धीरे, मैं भी पहले बार लोगों से दूध देता रहा। जी तो लोग सोचते थे ये 2 रुपये कमा लेता है जी। मैं 8 रुपये किलो लेता था, जी लीटर लेता था, और 10 रुपये लीटर बेच देता था। तो वो कहते थे वो पानी में ला देते थे। जी जब पानी में ला देते तो मेरी मार्केट में 60-70 किलो, उन दिनों दूध पैकेट का नहीं आता था, जी 60-70 किलो दूध मैं पालम पर मैं बेचता था। जी। तो उसके बाद मैंने फिर उनका दूध बंद किया। फिर मैंने अपनी गायें बढ़ानी शुरू की। तो अंकल, ये एक चीज़ बताइए, जब ये गाय इंपोर्ट होके आई थी, तो यहाँ क्या बाहर से गायें आई थी पालमपुर में, वो मुझे नहीं पता, यूनिवर्सिटी में? मगर उन दिनों ये था कि फिर बाद में आ गए थे सांड यहाँ ना। जी 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 बाद में आए थे जी। मगर उस वक्त नहीं थे। जब वो सांड आना शुरू हुआ, उसके बाद नस्ल जो सुधार होता गया, वो होता गया। तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा दूध वाली गाय थी, उससे कितना दूध आपने निकाला? मैंने 20-22 किलो दूध निकाला। हाँ। ठीक है। जैसे ये गाय है एक मेरे पास यहाँ है, ये देती है 17-18 लीटर दूध देती है। अच्छा जी। तो इसमें मतलब थोड़ा इतने जानवरों में मैं क्या करूं। उसके बाद मुझे मतलब जब ये कोरोना आया, तो मेरा मतलब 1 क्विंटल दूध था उस वक्त जी। तो एकदम होटल बंद हो गए, सब रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो मैं दूध कहाँ बेचूं। फिर मुझे एकदम दूध बंद करना पड़ा जी। और मैं उस वक्त मतलब जब एकदम बंद किया, तो गायें तो उतनी, खाना तो उतना ही, गाय तो कोई खरीदेगा ही नहीं जी उसमें। तो मुझे फिर उसमें घाटा ही आया फिर जी, क्योंकि जिसके 30 गायों को घास फीड वो सब कुछ करना ही पड़ता था जी। तो दूध बिकता नहीं था जी। फिर उसके बाद मुझे शट डाउन करना पड़ा। शट डाउन मतलब तो अभी जो सिचुएशन करंट में सिचुएशन है डेयरी फार्मर्स की, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेयरी फार्मर में उसमें मैं एक बात करूंगा कि जिसके पास 10-20-50 किलो ना 10-20-50 कनाल ज़मीन है, वही डेयरी फार्मिंग करे। अगर ज़मीन नहीं होगी तो डेयरी फार्म कामयाब नहीं। और नस्ल कितना रोल प्ले करती है? अच्छी नस्ल अगर आपके असली नस्ल यही है जर्सी की। बाहर की होस्टन लाओगी तो एक आध गाय पालने के लिए होस्टन ठीक है, बाकी लार्ज स्केल पे यहाँ होस्टन, यहाँ हिमाचल में, यहाँ एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में होस्टन कामयाब। तो जर्सी की क्या खासियत आपको लगी कि आप जर्सी के? अपनी क्लाइमेट जो है वो उनको सूट करती है जी, ये कारण है। इनको गर्मी सर्दी ये मतलब रजिस्ट कर जाती है जी। अपना शर्ट दिखाएंगे अंकल थोड़ा सा कि आपका शर्ट किस तरह का है? तो व्यूअर्स, ये इन्होंने अपना एक जो इनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो इन्होंने बताया। काफ़ी कम पशुओं से शुरुआत करी थी, और आज के डेट पे ये ऑलमोस्ट अब फिज़िकल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि ये आगे कैरी कर पाए, और फैमिली में भी बच्चे इनके जॉब्स वगैरह में है। तो इस तरह से इनका ये पूरा सेटअप था, आप देख पाएंगे। और ये देखिए, ये इन हाउस इनका सेटअप, और ये देखिए कितनी सुंदर बछड़ी। ये क्या बछड़ी है? इसकी उम्र कितनी है? 1.5 महीने की। अब देखिए व्यूअर्स, ये बछड़ी है कितनी सुंदर, और काफ़ी हाइट की बछड़ी है। और ये इनका शेड था, खुला डुला शेड, बट क्योंकि अब इस तरह से है कि इनकी फ़िज़िकल जो कंडीशंस है वो साथ नहीं दे रही हैं, तो इसको ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग की कगार पे हैं।
तो इन्होंने आपको अपने जीवन का लक्ष्य बताया, जो जीवन में जो भी इन्होंने कैसे कैसे शुरुआत करी, अल्टीमेटली ये डेयरी पे आए। और शायद बच्चे आपने इसी से पढ़ाए, डेयरी से ही, हाँ हाँ हाँ, सारी चीज़ें डेयरी से ही करी। और आज दुख भी होता होगा शायद कि फिजिकल होता है, इनको देख के दुख होता है। तो व्यूअर्स, ये इनकी सारी स्टोरी थी। और जब किसी के पास गाय नहीं होती थी तो इनके पास उस टाइम से ये 10-15 गायें जो हैं वो पंजाब को भेजी, और इन्होंने पंजाब को भी गायें सेल करी। और अभी भी ये हिम्मत रखते हैं और इनके पास 12-13-14 गायें हैं। और इस तरह से इन्होंने ओपन सिस्टम करके रखा है, कोई गाय को बांधते नहीं है और खुला गायों को छोड़ते हैं। ये देखिए वो खुला वहाँ अपना सब पानी वानी पीती हैं। और ये दूध सेल नहीं करते, पनीर सेल करते हैं। पनीर बेचते हैं ना अंकल आप? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि दूध बेचना फ़ायदेमंद है या पनीर बेचना फ़ायदेमंद है? वो देखो कहावत है कि लोग जो जिसको भी दूध दो, अगर आप प्योर दूध भी दोगे ना तो वो बोलेगा पानी डाला है जी, वो पानी वाला ही कहते हैं जी। तो उस चीज़ को मैंने ख़त्म किया, मैंने पनीर बनाना शुरू किया कि ये क्यों इतनी मेहनत करनी और उसके बाद लोगों से सुनना कि तूने पानी डाला है। जी, तो क्या पनीर बेच के कितने रुपए पनीर आप बेचते हैं? मैं 350 रुपये किलो बेचता तो कितने रुपए की एवरेज आती है आपकी दूध की? 50 रुपये, कितने लीटर दूध में आपका पनीर बन जाता है? 7 लीटर में 7 पंजे 35, 350। फिर आपका जो उसमें सिट्रिक एसिड डलेगा या खटाई, या उसका पनीर का पानी यूज़ करते हैं पनीर फाड़ने के लिए? आजकल जो ना पनीर का पानी इस्तेमाल करो तो वो थोड़ा नरम पनीर बनता है। जी, जी, आज गर्मियों में नरम मतलब चल पड़ता है जी, क्योंकि इसमें फ्रिज में रखो वो सख्त हो जाता जी, है जी। मगर आजकल जो है वो सिट्रिक एसिड से ही पनीर बने तो बढ़िया। तो कितना खर्चा आ जाता है 1 किलो 6 किलो या जो भी आपका एवरेज आती है 6 किलो पनीर? किलो 1.5 किलो सिट्रिक एसिड लाता हूँ, महीना एक चल जाता है। कितने रुपए का आता है वो? 300-350 का। 300-350 का। तो व्यूअर्स, ये और पनीर बेचने में कोई आपको दिक्कत होती है? आपके फिक्स कस्टमर है शायद? मेरी मार्केट है तो लोग व्यूअर्स, ढूंढते हैं मेरा पूरी। जी, तो ये इनका 22 साल का अनुभव है कि ये आसानी से पनीर बेच पाते हैं। अदरवाइज़ पनीर बेचना भी कोई आसान काम नहीं है। और क्योंकि ये 22 साल का तजुर्बा है, 22 साल के लोगों का विश्वास है इनके ऊपर, जो ऑन डिमांड ये पनीर बेचते हैं शायद आप। तो अभी कैसे लगता है आपको, कैसे महसूस करते हैं आप कि जब आपको इस तरह के स्टेप लेने पड़ रहे हैं, डेयरी फार्म बंद करना पड़ रहा है या कम गाय हैं? बच्चों की जरूरत नहीं है, बच्चे जॉब में लगे हुए हैं तो जी, नहीं है जरूरत तो जी। और नए डेयरी फार्मर्स को क्या बोलना चाहेंगे अंकल आप, हमारी तरह जो डेयरी फार्मर्स हैं? मेहनती काम है, ब्रीड के ऊपर मजा ध्यान आता देना है। ज़रूरी है। मजा आता है, बच्चे अच्छे बनते हैं। जी, ब्रीड के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है आपके हिसाब से? ब्रीड जो ये चला है, जो गवर्नमेंट ने चलाया है यहाँ वो जी, बढ़िया। अब जी। एक बछड़ी है वो देहरादून का वो सीमा लगा है। सीमा है। जी, 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 जी। आपको पहले भी आई थी ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। देहरादून की 5-7 महीने पहले आई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स, ये देखिए अंकल ने अपना पूरा अनुभव बताया कि किस तरह की सिचुएशंस बनती है लाइफ में। इन्होंने बहुत सारे काम किए बट अल्टीमेटली इन्होंने डेयरी फार्म को चुना। थी। तो ये एक्चुअली वो बात ऐसे है कि जब मैं फार्मर्स को गाइड करता था जी, तो मैं उनसे पूछता था जी, कि व्हाट डू यू डू इन योर कंट्री? जी। दे ऑफन यूज्ड टू से मी वी हैव डेयरी, वी हैव पोल्ट्री। तो मैं सोचता था कि वहाँ के गुज्जर, वहाँ के कुक्कड़ पालने वाले यहाँ घूमने आ जाते हैं तो हम क्यों नहीं है? वेरी नाइस। तो व्यूअर्स, ये सारा का सारा अनुभव अंकल ने आपको बताया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इनकी लर्निंग से आप बहुत कुछ सोच समझ के अगर करना चाहें आगे फार्म या कर रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। गाय की कंडीशन आपको थोड़ी सी डाउन इसलिए दिख रही है क्योंकि अब वो स्टेज भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अलाउ भी नहीं करती, क्योंकि फीड के रेट्स और तूड़ी के रेट्स इस तरह से हैं अभी कि एक नॉर्मल बंदा उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश करेंगे कि डेयरी फार्म या जो भी लाइफ स्टॉक ओनर्स हैं उनको कुछ सब्सिडी, जो अदर डिपार्टमेंट्स में सब्सिडी देते हैं जिसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, एक्चुअल में ऐसे लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए जो काम कर रहे हैं। अगर फीड एंड फॉडर पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो शायद स्ट्रे कैटल की समस्या का भी समाधान होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।